हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स हेल्प चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जीएसटीआर रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो जीएसटीआर वन जो सबसे पहली रिटर्न है वो हम कब फाइल करते हैं, कैसे फाइल करते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए gst.gov.com में। अब वहाँ पे आने के बाद आप अपना पहले लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद में आपको देखिए ये मेन बोर्ड आएगा जिसमें आपको डैशबोर्ड पे आना है। तो डैशबोर्ड में आने के बाद में आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। नाउ अब हम देखते हैं कि हमें जो जी एस टी आर वन फाइल करना है वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, डैशबोर्ड में आने के बाद फाइल रिटर्न में। अब देखिए फाइल रिटर्न के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, देन आपको आपका मंथ यहाँ पे देखना है। तो अगर आपने जी एस टी आर वन को मंथली सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको मंथ्स दिखाई देंगे, और अगर आपने इसे क्वार्टरली सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको क्वार्टर्स दिखाई देंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारी इस रिटर्न में तो हमने मंथली किया है, तो हम मंथली के हिसाब से देखेंगे। तो देखिए आज तो डेट अभी 27 जनवरी है, तो हम यहाँ पर जनवरी की रिटर्न में मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिए एंड पीरियड जो आपका मंथ है वो ले लीजिए। देन आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे आ जाएगा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड और सर्विसेज, दैट इज जी एस टी आर वन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो जी एस टी आर वन रिटर्न है वो किसे फाइल करनी पड़ती है और हम इसमें क्या शो करते हैं। तो पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि जी एस टी आर वन में हम हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, यानी हम जितने भी गुड्स बेचते हैं उसकी सारी एंट्री हमें जी एस टी आर वन में करनी पड़ती है। और इसे हमें अप टू 10th, दैट इज़ अगर हम सपोज जनवरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसकी जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे 11/2 दी हुई है, बट नॉर्मली ये 10 तारीख तक होती है, आपको 10 के पहले इसे फाइल करना पड़ता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपके सेल्स अगर हो या ना हो तो भी आपको एटलीस्ट जी एस टी आर वन फाइल करनी पड़ती है, अदरवाइज आपको भी बाद में पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जी एस टी आर वन में कैसे और कितना क्या फाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिख रहा प्रिपेयर, मैंने इसे स्मॉल किया हुआ है तो मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए आपको ऐसा आएगा प्रिपेयर ऑनलाइन, तो आप इसे प्रिपेयर ऑनलाइन में जाइए। तो यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन में कीजिए, ये ऑफलाइन मोड भी होता है। फिलहाल हम इस वीडियो में प्रिपेयर ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जी एस टी आर वन का पूरा ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा जी एस टी आर वन की जो इनवॉइस डिटेल है ये पूरी ओपन हो गई। अब आपको यहाँ पर सारी एंट्री करनी पड़ती है। तो ये क्या है देखिए, हम यहाँ पर आज हम इस वीडियो में तो फिलहाल ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ और ये टेंथ सिर्फ यहाँ तक का हम डिस्कस करेंगे। यहाँ अदर डिटेल्स में जो ये डिटेल्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर सेल्स की हमें सारी एंट्री करनी है। तो अब सेल्स हमारे विद इन स्टेट होते हैं, आउटसाइड स्टेट होते हैं, बी टू बी होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेल्स होते हैं। तो हम देखेंगे तो देखिए जो सबसे पहला कॉलम है जिसमें लिखा है 4A 4B 4C 6B 6D और B2B इनवॉइस। तो B2B का मतलब ये होता है कि सपोज हम अगर सेल कर रहे हैं, जैसे मिस्टर ए है जिसने सेल किया मिस्टर बी को, तो जो ए है ए के पास में भी जीएसटी नंबर है, और जो ए ने बी को बेचा है वो बी के पास में भी जीएसटी नंबर है। दैट इज सेलर और बायर दोनों के पास में जीएसटी नंबर है। और यहाँ देखिए आपको हाईलाइट में दिखा रहा है कि टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यू आई एन होल्डर। यू आई एन होल्डर एट इज हमने अगर अप्लाई किया होगा तो हमें यू आई एन नंबर वगैरह मिलता है जीएसटी नंबर के पहले। तो अगर किसी के पास वो नंबर है तो वो भी यहाँ पर कवर होता है। तो हम जब कभी भी सेल करेंगे
और हमारे पास तो जीएसटी नंबर है, प्लस हम जिसे बेच रहे हैं उसके पास में भी अगर जीएसटी नंबर है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ इंपोर्ट का भी ऑप्शन होता है जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे आइए, यहाँ क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद देखिए अभी आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब आप यहाँ जाइए ऐड डिटेल में, ये आया। तो ऐड डिटेल में देखिए आपको ये इस तरह का एक व्यू आएगा। तो जैसे अगर आप करेंगे तो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है क्या, तो नहीं है। सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, ये सब क्या होता है ये अभी आपको यहाँ कोई क्लिक नहीं करना है। ये तीनों तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हैं, क्योंकि हमें हमारे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमें एलिजिबल नहीं है, इसलिए ऑलरेडी ब्लॉक हैं। और हमारा रिवर्स चार्ज और डीम एक्सपोर्ट नहीं है। और अगर आपका सेल्स किसी अलग परसेंटेज में जो नीचे में हमें मिलेगा अगर नहीं है, तो आपको यहाँ पर टिक कर कर वो रेट यहाँ डालना पड़ेगा। दैट ये 65% एप्लीकेबल ऑफ अदर देन, जो हमारी नीचे लिस्ट में ये नहीं रहता है। देखिए अब इसे अगर बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी देखिए आप यहाँ पे अभी तो हमारा ये नहीं है 65%। तो हम यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक जीएसटी नंबर चलिए डालकर दिखा देता हूँ। आप जीएसटी नंबर डालेंगे, देखिए जो रिसीवर है उसका नाम ऑटोमेटिक ले लेता है। तो यहाँ पर हमें किसका जीएसटी नंबर डालना है, हमने जिसे सप्लाई किया हुआ है, हमने जिसे बेचा है उसका नंबर डालिए, उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इनवॉइस नंबर सैंपल जैसे हम 1 डाल देते हैं। आपको यहाँ डेट डालनी पड़ेगी, जैसे यहाँ जनवरी चल रहा है तो हम चाहिए दिसंबर का, मान लीजिए हमने 15 डाल दिया। ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र दिख रहा है, और जिस पर्सन का यहाँ पे हम जिसकी लॉगिन करके हम कर रहे हैं जो अजय कुशवाहा, इनका रजिस्ट्रेशन भी यही महाराष्ट्र का है। और ये हम जो बेच रहे हैं तो ये भी हमारा महाराष्ट्र का। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू आप मान लीजिए यहाँ पे डाल दीजिए 1180। ठीक है, अब 1180 इसलिए मैंने डाला कि मैं यहाँ पर आपको सैंपल में 10,000 का सेल करूँगा और 18% में मैं डालूंगा, यहाँ 18% में। तो आप यहाँ पे 10,000 डाल दीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिक 10,000 900 करके ये 11,800 हो गया। तो आपको यहाँ पर इतनी एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपका एक सेल का बिल है, 2 सेल का बिल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे मैनुअल जा सकते हैं। अदरवाइज आपको इसकी, जैसे आपके ज़्यादा बिल्स अगर हैं जैसे 5 10 20 30 है ना, तो आपको पहले ये सारे बिल्स की एक्सेल शीट पे एंट्री करनी पड़ेगी, जिसमें आपको उसका जीएसटी नंबर डालना है परचेसर का, उसकी इनवॉइस नंबर आपको वहाँ लगेगी, किस दिन बेचा वो डेट, उसके बाद में आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू, देन और आपका ये टैक्सेबल वैल्यू जिस पे जितना जीएसटी लगेगा। तो आपको इतनी बिल्स आपको वर्किंग में बनानी पड़ेगी। एक बार फिर देख लीजिए, परचेसर का जीएसटी नंबर, परचेसर का नाम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक आप जैसे ही जीएसटी नंबर डालेंगे तो ये ले लेगा। आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू लगेगी, देन आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी की अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल स्टेट इसने ऑटोमेटिक ले लिया, देखा, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ये भी महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है और हमने जो सेलर का नाम डाला है ये भी महाराष्ट्र का है। इसकी वजह से इसने ऑटोमेटिक महाराष्ट्र में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इसकी वजह से इसने यहाँ पर ले लिया। अगर हम इसे किसी और को सेल किए होते, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ, इनका बाहर का अगर रजिस्ट्रेशन है तो जैसे देखिए ये अपना बाहर का रजिस्ट्रेशन है। तो अगर मैं ये नंबर डालता हूँ, देखिए इसने दिल्ली आइसबर्ग और इसने इसे दिल्ली का है, तो देखो इसने ऑटोमेटिक यहाँ इंटीग्रेटेड बना दिया। तो अब मुझे यहाँ पर देखिए अगर आप किसी आउटसाइड स्टेट वाले को सेल करेंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिसीवर का नाम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसे कैलकुलेट कर लेता है। तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड है कि सीजीएसटी है जीएसटी है, आप जैसे डालेंगे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपको बिल में उस हिसाब से चार्ज करना है। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया, अगर इंटीग्रेटेड है तो आपको ऐसे डालना 10,000 उस पर 1800 जीएसटी। इस आपने फिर जो एंट्री किया होगा उसके साथ में आपको इसे इसे आपको टैली करना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं, जिसमें आपका 10,000 टैक्सेबल वैल्यू है,
1800 उसमें जीएसटी लगा हुआ है, टोटल बिल 11,800 हुआ है, जिसमें आपको अपनी इनवॉइस की डेट, इनवॉइस नंबर और जीएसटी नंबर तो आपका ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आने के बाद में, अब जैसे देखिए यहाँ पर इतने रेट्स हैं, अगर इस रेट्स का आपका गुड नहीं है तो आपको फिर यहाँ टिक करना है, अगर आपका 65% यहाँ दिया हुआ है तो, अदरवाइज आपका जो भी रेट है यहाँ सारे एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नॉर्मली दिख जाता है, आपको बस एक बार क्रॉस टैली करना है। देखिए ये हुआ, आपने इसको क्रॉस टैली किया और क्रॉस टैली करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। जीएसटी के पोर्टल में जैसे आपने अभी जो सेव किया, देखिए यहाँ पर ये इनवॉइस दिख रही है, एक इनवॉइस हो गई। ऐसे आपकी जितनी भी इनवॉइस होगी आपको ऐड डिटेल करके यहाँ पे डालना है वन बाय वन। और जब आप यहाँ पे सारी इनवॉइसेस डाल देंगे तो देखिए अभी हम अगर यहाँ जाकर देखते हैं, बैक साइड में आएंगे और यहाँ देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे हमें एक भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये अपलोड होने में यहाँ पर समय लगता है। तो आप इसको थोड़ा समय दीजिए, और जब ये सारे बिल अपलोड हो जाएंगे, जैसे अभी हमने एक बिल किया है तो कुछ देर बाद यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो ये तीनों चीज़, टोटल वैल्यू यानी टोटल बिल का जो अमाउंट है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू जिस पर जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी जितनी हमारी टैक्स की लाइबिलिटी आई है, ये आपको 3 फिगर दिखाई देगी। तो आपने जितने भी एंट्री की होंगी, जैसे 1 बिल, 2 बिल, 3 बिल, 10 बिल, तो नंबर ऑफ बिल आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी कुछ देर में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जब हम देख लेंगे आपको यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको आपका टोटल ये तीनों को टैली कर लेना है कि आपका बराबर आ रहा है कि नहीं। और जैसे ये आपका अपडेट हो जाएगा उसके बाद फिर आप यहाँ पे फाइलिंग की जो भी प्रोसेस है, ये जो फाइलिंग की जितनी भी प्रोसेस आप तभी कर पाएंगे, बिफोर उसके नहीं कर पाए। अभी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने देखा कि अगर हम B2B हमारा है, हमने किसी को अगर सेल आउट किया है जिसके पास में भी जीएसटी नंबर है, तो हमें इसकी एंट्री यहाँ करनी है। नाउ अब आते हैं सेकंड बॉक्स में जिसमें लिखा है 5A, 5B और B2C लार्ज इनवॉइसेज। तो देखिए B2C का मतलब है कि हमारे पास तो जीएसटी नंबर है, डेट इज सेलर के पास, हम सेलर हैं, बट हमने जिसे बेचा है, जो हमारा कस्टमर है जिसने हमसे परचेज किया, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। फर्स्ट चीज, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। सेकंड चीज, हमने जिसे बेचा है वो अदर स्टेट में है। जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र का, और हमने जो गुड्स को बेचा है, मान लो किसी यूपी के बंदे को बेचा है, और उसके पास में जीएसटी नंबर भी नहीं है, और जो इनवॉइस की जो वैल्यू है ना वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। देखिए आपको यहाँ पे पूरा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। सेकंड, उसका रहना दूसरी स्टेट में है। अगर मैं मान के चलिए महाराष्ट्र में हूँ तो वो अदर देन महाराष्ट्र में किसी और स्टेट में रहता है जिसे मैंने बेचा है। और जो थर्ड चीज़ है, हमारी इनवॉइस की जो वैल्यू है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो अगर ये तीनों चीज़ कंप्लीट होती है तो आपको उसकी एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आप इसे भी देखिए, एंट्री मार कर आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए सेम वैसे ही पैटर्न है। ये देखिए आया। अब आपको यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जिसे बेचा है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर जीएसटी नंबर से नहीं आ सकता। उसके लिए से हमने मान लीजिए बिहार डाला, फिर आपको यहाँ इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा, आपको जो भी डेट है वो डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे इंटरस्टेट हो गया ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया था 10,800 टोटल इनवॉइस वैल्यू डालिए। फिर यहाँ पर तो हमारा जीएसटी हमने चार्ज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसा डालेंगे। और यहाँ पे आपको देखिए आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है यहाँ आपको डाल देना है 10,000। तो यहाँ पे देखिए इसने इंटीग्रेटेड टैक्स ले लिया है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे अदर स्टेट दिखाया था। तो यहाँ पे आप वही एंट्री करेंगे जो अदर स्टेट में आपने बेचा है, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपने बेचा है, और उस कस्टमर के पास में जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में भी, चलिए यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको दिखा देता हूँ कि 3 लाख रुपए, यहाँ पे 3,54,000, 3,54,000, नहीं तो वो एरर शो करेगा आपको। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे भी सेव कर दीजिए। देखिए हमारा सेव हो गया। ऐसे आपके जितने भी बिल्स होंगे इस कैटेगरी में आपको यहाँ पे वन बाय वन ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसे ऐड करके देखिए, हमने जो इसकी एंट्री किए थे, एक बिल यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू देखिए टोटल वैल्यू 11,800 है,
टैक्सेबल वैल्यू 10,000 थी और ये 1800। तो आपको इस तरीके से यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। और एक से ज़्यादा बिल अगर आपके होंगे तो आप सबसे पहले एक्सेल में उसकी वर्किंग बना लीजिए, और यहाँ पे सारे बिल्स की आप जब एंट्री मार देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिल्स और यहाँ पे ये 3 फिगर्स आपकी जो टोटल है उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे गलत हुआ कम ज़्यादा तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी एंट्री कर लिया है। अब बात आती है आगे, यह 9B क्रेडिट और डेबिट नोट दैट इज रजिस्टर्ड। और यहाँ पर है 9B में क्रेडिट डेबिट और अनरजिस्टर्ड। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि क्रेडिट और डेबिट नोट होता क्या है। तो सपोज हमने अगर किसी को जैसे सेल किया हुआ है, तो जब हम सेल करते हैं और वो सेल रिटर्न आ गया, मान लो परचेसर ने हमें रिटर्न कर दिया, तो उस केस में क्रेडिट और डेबिट नोट इशू होते हैं। ठीक है, तो वहाँ के अगर हमारे इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी तो उसे देखिए, हम देखिए आपको एक एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपको सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट नोट के बारे में बता देता हूँ। आप सर्च कर सकते हैं क्रेडिट नोट। ठीक, ये देखिए, क्रेडिट नोट इज अ लेटर सेंड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर notifying the customer that he or she has been credited a certain amount due to an error in the original invoice or other reason। तो क्रेडिट नोट जो होती है वो सप्लायर, सप्लायर मतलब सेलर, दैट इज हमने अगर किसी कस्टमर को बेचा है तो हम कस्टमर को नोटिफाई करेंगे, एक क्रेडिट नोट देंगे जिसमें हम उस कस्टमर को बताएंगे कस्टमर डेट ही और सी कैन बीन क्रेडिटेड अ सर्टेन अमाउंट ड्यू टू एन एरर। उसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा, कुछ एरर हुई होगी, तो उस एरर को हम उसमें बताकर यहाँ पर ये डेबिट नोट देता। अगर आपको उसका सैंपल देखना तो देखिए, आप उसका सैंपल देख सकते हैं किस हिसाब से होता है। ये देखिए, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये राइट क्लिक करके सेव इमेज कीजिए और ये देखिए डाउनलोड में डाल के आप सेव कर देते हैं। देन इसे यहाँ ओपन करेंगे। सॉरी, इसे ओपन करेंगे तो देखिए आप इसको देख सकते हैं। ये है, इन्होंने देखिए इसमें क्रेडिट नोट इशू किया है, क्रेडिट रिमेनिंग 630। तो देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने आइटम का नाम डाल दिया, देन उसके बाद में क्वांटिटी थी, रेट थी, ये डाला उन्होंने, और इस हिसाब से इनका इतना क्रेडिट रिमेनिंग था, मतलब उस बिल में इतना इनका कम हो गया था अमाउंट, तो इन्होंने इस क्रेडिट नोट को डाल के उनको भेजा कि आप इतनी पेमेंट और कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेलर का नाम है और यहाँ पे देखिए जिस कस्टमर का नाम था, नाम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर जो यहाँ पे होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे डालकर एक ऐसा क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी सेम उसी तरीके से डिटेल डालनी पड़ेगी जैसे हमने सेल्स का किया था। देखिए यहाँ उसका रजिस्टर्ड नंबर का क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट का जो नंबर होगा, जैसे हमारा वहाँ इनवॉइस नंबर था वो, देन उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट की डेट, यहाँ पे नोट टाइप, अब हमारा क्रेडिट है कि डेबिट है। अब हमने क्रेडिट नोट इश्यू किया तो यहाँ पे क्रेडिट की वैल्यू डालिए, नोट की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ये सब। अब अगर आप यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, जैसे हमने यहाँ पे पहले भी लिया हुआ है। जैसे हमने ये डाला और देखिए यहाँ पे अगर हम डालते हैं, एक बार ऑटोमेटिक बिल्ली उसने ले लिया, दैट इज इंटीग्रेटेड, तो ये ले लेगा। अब आपको डेबिट क्रेडिट नोट नंबर डाल देना है, उसकी डेट डाल देनी है, नोट का टाइप आपका मान लें यहाँ क्रेडिट नोट है, यहाँ पे हमारा ये 1 है, यहाँ पे हमारी डेट है, हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं, मान के चलिए ये 15। ठीक है, नोट वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 5,900, और यहाँ पे हम जैसे डाल देंगे 5,000, क्या आ गया 5,000। इस तरीके से आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ से सेम वही कॉलम है, एक से ज़्यादा तो आप एक से ज़्यादा डिटेल्स डालिए, ये हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हैं, वो जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब कि आपके पास में भी जीएसटी नंबर है और आपने जिसे बेचा था, जिसको आपने और क्रेडिट नोट दिया है उसके पास में भी जीएसटी नंबर है। और यहाँ पर आपको अनरजिस्टर्ड करना है, यानी कि अब इस केस में आप उसे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्रेडिट नोट देखा था। अब इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे डाल के आप एक बार डेबिट नोट भी देख लीजिए, वो बायर होता है वो इशू करता है, यानी हमारा कस्टमर है। देखिए, डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ वेंडर
ये भी वेंडर ही करता है। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड यूज्ड बाय अ वेंडर टू इन्फॉर्म द बायर ऑफ करंट डेब्ट ऑब्लिगेशन और अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय अ बायर व्हेन रिटर्निंग गुड रिसीव्ड ऑन क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पर दोनों इशू कर सकते हैं। तो डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशू वेंडर, वेंडर दैट इज सेलर, हम टू इन्फॉर्म द बायर, बायर को बताने के लिए ऑफ करंट डेब्ट ऑब्लिगेशन, कि बायर को अब सपोज हमने उसे जो भी बिल दे रखा था तो उसका कुछ पेंडिंग होगा अमाउंट, तो उससे भी हम इन्फॉर्म करने के लिए इशू करते हैं। और अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय अ बायर, और हमारा बायर भी डेबिट नोट इशू कर सकता है व्हेन रिटर्निंग गुड रिसीव्ड ऑन क्रेडिट, जब अगर बायर हमारा हमसे कुछ गुड लेकर गया होगा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी में, और वो अब आया है रिटर्न करने, रिटर्न मतलब वो गुड्स हमें लौटा रहा है, तो वो बायर हमें डेबिट नोट इशू करके देगा। द डेबिट नोट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन अपकमिंग इनवॉइस और सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ फंड करेंटली ड्यू। तो जो डेबिट नोट हमें प्रोवाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपकमिंग इनवॉइस, अपकमिंग इनवॉइस मतलब जो अभी आने वाली, जो हम आगे इशू करेंगे, और सर्व एज अ रिमाइंडर फॉर फंड करेंटली ड्यू। अब जैसे वेंडर ने इशू किया कि भाई डेबिट नोट उन्हें इशू किया कि आपको इतना पेमेंट अभी बाकी है, तो इस हिसाब से डेबिट नोट भी इशू करते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड है तो यहाँ, और अनरजिस्टर्ड बायर वगैरह है तो यहाँ। अब इस तरीके से यहाँ देखिए आपकी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया होगा तो आपको एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी। आप इसको देखिए पढ़ लीजिए, प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड और IGST, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऐसा आता रहता है, सेम आपको ऐसे ऐड करना है। अब देखिए वैसे ही आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है, जो डेट है आपकी, मान के चलिए ये डेट डाल दीजिए आप। अब आपके पास पोर्ट का कोड होगा, शिपिंग बिल नंबर आपके पास इश्यू होगा, जब आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो आपको सॉरी, ये पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर और बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो भी होगा वो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्टेड हो जाएगा। GST पेमेंट आपने कैसा किया है, विदाउट पेमेंट है या विथ पेमेंट है, ये आपको अपडेट करके यहाँ पे उसकी टैक्सेबल वैल्यू डाल के इंटीग्रेटेड टैक्स ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे एंट्री आपको सारे बिल्स की करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट होगा। अब यहाँ पे आती है बात 9A में अमेंडेड B2B इनवॉइसेस। अमेंडेड का मतलब कि सपोज आपने सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पर जो बिल इशू किया था उसमें कुछ आपने चेंजेस या उसमें कुछ करेक्शन किया होगा उसमें, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है करेक्शन की। तो जैसे आपको सेम वही है, आपको यहाँ जाना है, मान लीजिए 20, आपको इनवॉइस नंबर जो भी हमने मान लीजिए 1, आपने जिस इनवॉइस को करेक्ट किया है आपको उसकी डिटेल डालना है। सबसे पहले तो किस पीरियड का है, फिर इनवॉइस नंबर कौन सा था, वहाँ पे अमेंड करेंगे आप। तो जैसे आप अमेंड करते हैं, अभी तो हमारा देखिए इसमें कोई भी बिल है नहीं, इसकी वजह से यहाँ आ नहीं रहा है। अगर आपका यहाँ पर होता तो यहाँ पर आपका जो भी बिल होता यहाँ पे वो लोड हो जाता, और उसके बाद फिर आप उसमें जो भी करेक्शन है कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर तो है नहीं, इसलिए हमें शो नहीं कर रहा है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर अमेंड करेंगे B2B इन्वाइसेस, उसी तरीके से आप यहाँ पे अमेंड करेंगे B2C लार्ज इन्वाइसेस। ये जो हमने यहाँ सेकंड देखा था, यहाँ पे अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देन यहाँ पे अगर आपने एक्सपोर्ट किया था उसमें कुछ चेंजेस है तो आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। देन अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट, अब हमने यहाँ पर जो क्रेडिट और डेबिट नोट ये देखिए, क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, ये जो हमने इशू किया था अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो वो हमें यहाँ करना पड़ेगा। अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड के लिए यहाँ, और अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे फ्रेंड्स। बाकी ये जो GSTR 1 है हम इसे पार्ट 2 में देखेंगे कि इसे हमें यहाँ पे यहाँ ये इतने कॉलम्स हैं, यहाँ हमें क्या करना पड़ता, क्या क्या अपडेट्स करने पड़ते, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो फिलहाल हम ये चीज़ें तो हमने देख लिया है, अब रिटर्न अपलोड कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो हमारी एक इनवॉइस अपडेट हो गई, बट हमने यहाँ पे भी हमने एक इनवॉइस किया था वो अभी तक अपडेट नहीं हुई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए, तो अभी तक अभी डेट आया नहीं। देखिए ये जो इनवॉइस है अभी तक अपडेट हुई नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर ऐसा अपडेट करके आएगा। तो आपने जितनी भी एंट्री किया होगा आपको पहले एक बार क्रॉस टैली अच्छे से कर लेना है, और जैसे आप एक बार क्रॉस टैली कर लेंगे
इसको काफ़ी थोड़ा समय लग जाता है, आपको समय देना पड़ेगा। तो क्रॉस टैली करने के बाद में आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ से आपको ये अभी सपोज आप ऐसा मान के चलिए कि अभी हमारा ये ओके हो गया है, बट अभी यहाँ हुआ नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि चलो ठीक है हमारा हो गया है। अगर आपका होने के बाद आपको यहाँ टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको करना है जनरेट GSTR1 समरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला था समरी डिस्प्लेड एज ऑन 27/1 फॉर अपडेट क्लिक ऑन GSTR1 समरी, जैसे प्रोसेस इनिशिएटेड प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट। तो इसे भी अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो लेकिन जब तक चलिए हम आगे का कर ही लेते हैं। यहाँ पे GSTR1 अदर डिटेल्स, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर जो एंट्री होगी B2C अदर्स। अदर्स मतलब कि हमने यहाँ पर जो पहले इधर जो हमने एंट्री किया था यहाँ पे हमारा कैसा था कि हमें 2.5 लाख से ऊपर की इनवाइस होना, अनरजिस्टर्ड पर्सन होना, अदर स्टेट में होना। तो ये अगर ओके होता तो हमें यहाँ करना था। तो यहाँ पर हम B2C यानी हम जिन्हें भी बेचें, मान लो विद इन स्टेट करते हैं तो सारे यहीं पर आ जाएंगे। देखिए टैक्सेबल सप्लाइज नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नॉट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द सप्लाइज कवर्ड इन टेबल 5। तो टेबल 5 में छोड़कर जितने भी हमारे सेल्स आते हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो सब हमें यहाँ एंट्री मारनी है। तो आपको यहाँ एंट्री मारने में भी देखिए कुछ लगेगा नहीं, आपको सेम इसी तरीके से करना है। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई डाल दीजिए, टैक्सेबल वैल्यू डाल दीजिए, और उसका रेट क्या था आपने जो कलेक्ट किया वो डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे अंदर मैंने निकोबार यहाँ पे मान लीजिए 1000 डाल दिए, रेट हमारा 18%, तो देखो उसने ऑटोमेटिक ले लिया, और आप अपने बिल से एक बार टैली कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपके जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स होंगे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कभी कभी थोड़ा हैंग हो जाता है, स्लो चलती है वेबसाइट। ठीक है, हो ये देखिए हैंग होने के बाद कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वेबसाइट का थोड़ा सा एरर है, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लॉगिन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। में एरर होती है जो लॉग आउट फेंक देता है बाहर, तो थोड़ा सा आप पैनिक नहीं होना, आप यहाँ पे कर सकते हैं लॉगिन। ठीक है, इसे हम कर देते हैं। हमें आते हैं डैशबोर्ड में, सेम हमारा रिटर्न, वेबसाइट कभी कभी काफ़ी लोड उठाती है, तो आपको इतना पेशेंस तो थोड़ा रखना पड़ेगा। कई बार तो ऐसे ही लॉग आउट हो जाता है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना पीरियड सिलेक्ट कीजिए, हमने जनवरी डाला था, सर्च कीजिए, आपका देखिए वापस आ जाएगा। ये आप यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन में जाइए, नॉट ऑफलाइन, ऑनलाइन जाइए, देखिए ये देखिए आपका ये आ गया है। देखिए ये भी अपडेट हो गया, बट अभी ये अपडेट हुआ नहीं है, तो हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ देखा था B2C में, तो 5 नंबर के कॉलम में छोड़ के यहाँ जितने भी हमारे सेल्स होंगे टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो सब एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये है नील रेटेड सप्लाईज। इन नील रेटेड का मतलब होता है कि हमने वो गुड बेचा है जिस पर नील रेट मतलब जीरो, जिस पे जीरो GST लगती होगी, अगर हमने वो गुड बेचा है। देखिए नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। तो नील रेट का मतलब है कि उस गुड पर जीरो GST लगता है, मतलब उस पर GST का कोई भी रेट नहीं है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि उस गुड पर GST तो लगता है, बट अभी किसी नोटिफिकेशन की वजह से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, यानी उस पर कोई भी नहीं लग रहा है। एंड नॉन GST, तो नॉन GST मतलब कि वो ऐसा गुड है जिस पर GST लगता ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी एंट्री आपको देखिए यहाँ पे करनी है। तो जो पहला है इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। इंट्रा मतलब होता है विद इन स्टेट, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मैंने किसी ऐसे पर्सन को दिया हुआ है कि वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, और जिस पर नील रेटेड लगता हो। तो यहाँ देखिए नील रेटेड का ये है, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाईज का यहाँ डालना है, और यहाँ पे नॉन GST सप्लाईज। तो देखिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अदर देन नील रेटेड, दैट इज उस पर नील रेट नहीं है, कोई रेट है,
बट वो एग्जेम्प्टेड है और नॉन जीएसटी सप्लाई, और यहाँ पर आपको नॉन जीएसटी की डालना है। तो देखिए यहाँ पर आप वो डालेंगे कि आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, यानी कि ऐसे पर्सन को जिसके पास जीएसटी नंबर है और वो विद इन स्टेट है। दैट इज आपने अगर महाराष्ट्र के हैं तो आप वो भी महाराष्ट्र का है, तो ये तीनों एंट्री यहाँ होगी। ठीक है, नील वाली यहाँ, एग्जेम्प्टेड वाली यहाँ और नॉन जीएसटी वाली यहाँ। ठीक है। सेकंड, ये जो इंट्रास्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी आपने विद इन स्टेट भेजा है किसी अनरजिस्टर्ड को, यानी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसकी एंट्री यहाँ होगी। उसी तरीके से यहाँ पर आउटसाइड स्टेट वाले की होगी जो रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर आउटसाइड स्टेट वाली की होगी जो अनरजिस्टर्ड है। तो आपको ये जो अमाउंट है आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। एक और बात फ्रेंड्स कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर आप जो भी टर्नओवर दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे 10,000 हमने दिखाया, ठीक है, 10,000 मान लो यहाँ पर जो भी हमने दिखाया होगा, तो उसके ऊपर हमने जितना भी सेल्स दिखाया होगा, ऊपर यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने सेल्स दिखाया है 11,800 हुआ, यहाँ हमने दिखाया, हमने यह डेबिट नोट चुका, तो ये तो इससे सेट ऑफ हो जाएगा मान। तो यहाँ पर जितना भी हम सेल्स दिखाते हैं, इधर ये हो नील रेटेड हो एग्जेम्प्टेड हो, तो जितना भी हमारा सेल्स टोटल होता है साल भर का, यहाँ तक भी हमारा 1 महीने का है, तो इसी तरीके से हमारी 11 रिटर्न होगी। तो ये जो हमारा साल भर का जो सेल्स होता है ना, तो यही सेल्स हमें इनकम टैक्स की रिटर्न में टर्नओवर पे दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर ये मिसमैच होता है तो इनकम टैक्स में मान के चलिए आपने 44 एडी में भी रिटर्न फाइल किया हो, या फिर आपने ITR 3 फाइल किया हो जहाँ पे आपने टर्नओवर शो किया हो, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पता चल जाए, तो अगर वहाँ से और यहाँ से टर्नओवर मिसमैच होता है तो आपको नोटिस आ जाएगा। जैसे आपने वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है 20 लाख रुपए, और यहाँ पे आपको मान के चलिए 10 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, या फिर 5 लाख का हुआ, शॉर्ट हुआ, तो आपको बराबर डिपार्टमेंट जीएसटी का नोटिस आ जाएगा कि आपने वहाँ पे 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर दिखाया और यहाँ पे आपने मान के चलिए 5 दिखाया, 15 का जो शॉर्टेज है, तो आपको उसके लिए डिमांड आ जाएगी और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप जो भी दिखाते हैं प्रॉपर, तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। जितना जैसे आप हमें ये जो अदर देन यहाँ पर आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि आपका जो भी टर्नओवर इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखे वो साल भर का यहाँ पर भी मिला के लगभग उतना ही हो। उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके चलिए। जैसे आप मान के चलिए वहाँ पे अगर आप साल का 10 लाख टर्नओवर दिखाते हैं या मानिए 12 लाख दिखाते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर आपका कोई भी जीएसटी वाला सेल्स नहीं है, नील है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप मान कीजिए 1-1 लाख रुपए एडजस्ट करके हर महीने यहाँ पे टर्नओवर दिखाए, जैसे आपके 12 लाख का टर्नओवर हो जाएगा और इनकम टैक्स के साथ टैली हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो नील रेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी की एंट्री आपको यहाँ करनी है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ क्या बोलता है, अमाउंट एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन द टैक्स पीरियड फॉर विच इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशूड। तो अगर आपने किसी से एडवांस ले रखा है, क्या एडवांस अमाउंट रिसीव किया हुआ इन द टैक्स पीरियड, टैक्स पीरियड मतलब जैसे अभी हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर की रिटर्न हम यहाँ फाइल कर रहे हैं, तो अगर हमने दिसंबर में कोई एडवांस अमाउंट रिसीव किया हुआ है फॉर विच इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशूड, और हमने अभी तक इनवॉइस उसकी इशू नहीं किया हुआ है, और टैक्स अमाउंट टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो बट जो हमने एडवांस ले रखा है, तो उस एडवांस में हमने जितना जीएसटी का एडवांस ले रखा होगा टैक्स अमाउंट, उसकी एंट्री हमको यहाँ पे करनी है। यानी हमने एडवांस लिया है, वो भी जीएसटी का भी अमाउंट ले लिया एडवांस, और अभी तक हमने बिल इशू नहीं किया है, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे लेनी है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ अगर आप देखें 11B1 11B एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, देखिए यहाँ पे क्या बोल, अमाउंट एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड and adjusted again the supplies been sold in this tax period is table number 4 5 6 7। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बात किया, यहाँ पे हम वो एंट्री कर रहे हैं जो हमारा, ये देखिए अभी ये हमारी जनवरी की रिटर्न है। ठीक है। तो अगर मैंने जनवरी में हमने कोई भी एडवांस ले रखा है जिसकी इनवॉइस हमने इशू नहीं किया हुआ है, और टैक्स भी हमने ले लिया है एडवांस के साथ में जो भी जीएसटी आता है, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ करनी है। ठीक है। और यहाँ पर हम जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड। ठीक है। तो यहाँ अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि देखिए ये है जनवरी की, अगर हमने दिसंबर में सपोज कोई ऐसा एडवांस ले रखा है, ठीक है, दिसंबर में हमने एडवांस लिया था, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, डेट मींस हमने दिसंबर में मान लीजिए लिया था, एंड एडजस्टेड अगेन द सप्लाईज बीन सोल्ड
इन दिस टैक्स पीरियड, और वो जो हमने एडवांस लिया था उसकी इनवॉइस वगैरह जो है वो हमने इस दैट इज जनवरी में हमने उसकी इनवॉइस इशू कर दिया। तो जब जनवरी में इशू किया तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि दिस टैक्स पीरियड इन टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7, दैट इज ये देखिए 4, 5, 6 एंड 7 दिख रहा है। 4, 5, 6 ये एक्सपोर्ट का, और ये 7 B2C अदर। अगर हमने यहाँ पर इन लोगों की एंट्री मार दी है तो वो जो अमाउंट था उसकी एंट्री हमें यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे अगर हमने मान के चलिए देखिए हमने इसी एग्जांपल में देखा, अगर जनवरी में कोई हमने इशू किया हुआ है और उसकी हमने इनवॉइस अभी इशू नहीं किया है तो उसकी एंट्री यहाँ होगी। और सपोज यहाँ पर हमने दिसंबर में भी कोई एक दिसंबर की रिटर्न में भी हमने कोई एक एडवांस लिया होगा जिसका इनवॉइस अभी हमने जनवरी में इशू कर दिया, तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए भी हमने यहाँ पे दिसंबर में ये भरा होगा, है ना, एडवांस रिसीट का। अब सेटलमेंट के लिए जब हमने यहाँ पर सेल की एंट्री मार दी है तो उसकी एंट्री अब हमको यहाँ करनी पड़ेगी जितना हमने एडजस्ट किया। ठीक है, यहाँ दिया HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो HSN मतलब कि हमारा कोड होता है, जो भी हम गुड्स को बेचते हैं सेल आउट करते हैं उसका SSN कोड होता है। तो यहाँ पे आपको आपने जितने भी गुड्स बेचा होगा सेल आउट किया होगा उसकी यहाँ पे HSN कोड के हिसाब, जैसे वहाँ पे आपके बिल तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लिया आपने अगरबत्ती बेचा कोई भी, तो वहाँ पे अगरबत्ती आपने किसी एक बायर को बेचा होगा, फिर किसी दूसरे सप्लायर को बेचा, आपने कुछ महाराष्ट्र में बेचा, कुछ इधर बेचा, दुनिया भर में आपने बहुत जगह बेचा होगा, तो वहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बेचा होगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगरबत्ती का एक SSN कोड होगा, आपको उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, एक QAC एक क्यूबिक मीटर ये इसका आपको जो है बैग से मिलता है, बंडल मिलता है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपने टोटल जनवरी भर में आपने कितनी अगरबत्ती बेची, कितनी क्वांटिटी बेची, यहाँ पे आपको वो डालना पड़ेगा। यहाँ उसकी वैल्यू, यहाँ उसकी टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेस जो भी लगे, इंटीग्रेटेड होगा तो इंटीग्रेटेड, सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, सेस होगा, तो वो इस तरीके से आपको डाल के यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपने जितने भी टाइप के गुड्स बेचे होंगे यहाँ पे आपको सब उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे HSN कोड के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ देन यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब यहाँ पर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया होगा तो डॉक्यूमेंट्स किस किस तरह के हो सकते हैं देखिए। काइंडली क्लिक ऑन सेव बटन आफ्टर मॉडिफिकेशन, ये तो आ गया। अब यहाँ पे इनवॉइस ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इनवॉइस ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट जैसे आउटवर्ड सप्लाईज दैट इन सेल के लिए, और इनवॉइस ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे इनवर्ड यानी आपने लिया होगा, आपने परचेसेस किया होगा जो भी, तो उसका रिवाइज इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, रिसिप्ट वाउचर। तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट वाउचर, इस तरह के जो भी आपने रिफंड वाउचर, डिलीवरी चलान फॉर जॉब और इस तरह के जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स इशू किए होंगे आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आपने टोटल नंबर हमें सीरियल फ्रॉम टू डेट यहाँ डालनी पड़ेगी। उसके बाद टोटल नंबर कितने कैंसिल, कितने में नेट इशू किए हुए, कि कुछ जैसे आपने ये डिलीवरी चलान इशू किया फिर बाद में कैंसिल हुई तो बचा कितना, वो हिसाब से आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे जनरली 100 में से मोर देन 90% को तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपल मैक्सिमम लोगों को देखिए ये क्रेडिट अगर कुछ हुआ होगा तो ये एक्सपोर्टर्स होंगे तो ये अमेंडेड किए होंगे तो ये ऊपर की आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये आपको ज़रूरत पड़ती है और ये नील रेटेड की ज़रूरत पड़ती है। ये तो नॉर्मली चलो जो एडवांस वगैरह लेता होगा उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। HSN कोड, ये डॉक्यूमेंट इशूड, यहाँ पे देखिए अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी। अब जो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर रहे थे एडवांस रिसीव्ड का, तो यहाँ पर अमेंड अगर आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया होगा यानी कुछ चेंजेस किया होगा एडवांस रिसीव्ड में, और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड, एडवांस एडजस्टेड इन द करंट टैक्स पीरियड, अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब कुछ डालना पड़ेगा। कंसोलिडेट मतलब सबका मिला के कि हमने कितना किया हुआ था। उसी तरीके से अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, यहाँ पे अमेंडमेंट था टैक्स लाइबिलिटी का, यहाँ पे अमेंडमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस का, और यहाँ पे अमेंडमेंट है B2C अदर्स का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर तीनों के अमेंडमेंट जो होंगे वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो ये नॉर्मली उतना तो होता नहीं है,
नॉर्मल जीरो ही जीरो रहता है। मैंने आपको वही बताया, मोर देन 90% केसेस में ये तीनों अमेंडमेंट ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं। तो इस तरीके से आप देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो एलिजिबल है आप उसको डालिए। और देखिए हमने यहाँ पे जनरेट किया था समरी, तो नॉर्मली हमारी समरी जनरेट होने के बाद में अगर जनरेट हो जाती तो ठीक है, आप इसे जब सिलेक्ट करेंगे तो एक बार इसको प्रीव्यू कर लीजिए कि प्रॉपर हमारा वो है कि नहीं, जैसे आपका कुछ छूटा तो नहीं है, आपको एक बार प्रीव्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में आपको देखिए यहाँ पे बराबर सेल्स आपको दिख रहा है, हमारा ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ये क्रेडिट डेबिट नोट का देखिए आ गया। इस तरीके से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं क्रॉस टैली। जब ये आपका हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पहले सबमिट करना है, ठीक है। तो ये जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट के बाद में भी फिर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। चेक इन द सेंस थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सबमिट आप इसका रिफ्रेश करिए। सबमिट करने के बाद मैं इसे अभी सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी हमें भरना नहीं है, अभी जनवरी का जब आएगा तब हम उसके भरेंगे। तो जैसे सबमिट आप करते हैं तो जिस तरीके से अभी ये हाइड है उस तरीके से सबमिट हाइड हो जाएगा, और जो फाइल रिटर्न का ऑप्शन है ना ये ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे फाइल करना रिटर्न। आप जैसे फाइल रिटर्न करेंगे तो इसके बाद की जैसे अगर आपको लगता है तो मैं चलिए एक काम कर, लेकिन अभी यहाँ पे एरर हो जाएगी फिर और समय लगेगा। अब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं हेडेक। आप फिर सबमिट करने के बाद में आप फाइल रिटर्न करेंगे तो एक नया विंडो यहाँ ओपन होगा, जहाँ पर नए विंडो में आपको ऐसा आएगा, यहाँ पर एक आएगा साइन करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे टिक करके उसका नाम सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे आएगा प्लेस का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ प्लेस लिख दीजिए आपका जो भी प्लेस है। उसके बाद साइन विथ ईवीसी आएगा। ईवीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो आपके जो भी इस जीएसटी में आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया होगा उसमें ईवीसी कोड चला जाएगा। तो आपको साइन विथ ईवीसी करना है, आप कर देंगे। तो जैसे कोड आएगा आप उस कोड को डालें, और जैसे आप कोड को डाल के सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपका ये रिटर्न फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप GSTR 1 की जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपका मंथली हो तो आप मंथली कीजिए, और क्वार्टरली हो तो आप क्वार्टरली कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो देखिए हमारा टैक्स हेल्प नाम है, अगर आपको कोई डाउट होता है आप यहाँ पे व्हाट्सएप में मुझे ये व्हाट्सएप या कॉल पे इस नंबर से मुझे इंक्वायरी या पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस